चलें रजिस्टर करें, शुरू करते हैं। एक नजर देखें कल क्या पढ़ा था। ये बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स आवाज ठीक है प्लीज। ये बड़ा क्वेश्चन नंबर 1 तक शायद पहुंचा था यार, हो गया था कंप्लीट। एनी कंफ्यूजन कल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किसी का? एक नजर रिवाइज करने जरा, दो दो छोटी छोटी चीजें हुई हैं अभी तक। क्या पढ़ा हमने, बताएंगे 2-3 दिनों में क्या पढ़ा अभी पिछले 2 दिनों में? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के एंगल से कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट बनाई, फिर उसके बाद कल ये डिसाइड हुआ कि कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड के बाद स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनेगी। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में कॉस्ट ऑफ सेल्स कैसे आएंगी? ओपनिंग स्टॉक लेकिन फिनिश गुड्स का लेंगे, परचेजेस की जगह कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड ऐड करेंगे, क्लोजिंग फिनिश गुड्स माइनस करके कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएंगी। नॉर्मली आप यूज टू हैं ट्रेडिंग बिजनेस से, उसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की जगह परचेजेस आ रही होती है। जी ठीक है, लीडर ठीक कर रहे हैं जी। चले जी फिर आगे एक और क्वेश्चन करते हैं, कोई मसला तो नहीं कल से रिलेटेड? चले क्वेश्चन नंबर 2 ढूंढे जी। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करें सर, फर्स्ट लाइन से पढ़े मेरे साथ, ढूंढे जरा अपने पास पेजेस। आप कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट जहन में रख के जरा क्वेश्चन पढ़िएगा जरा, बाकी करना क्या वो नीचे रिक्वायरमेंट आएगी। अपने जहन में कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट का फॉर्मेट रख के जरा फर्स्ट लाइन से पढ़ेगा। एनकेल एंटरप्राइजेस reduces a single product on 31st July 2008. The finished goods stock consisted of 4,000 units valued at rupees 220 per unit, and the stock of raw material was worth 5,40,000. फर्स्ट लाइन से सेंटेंस जरा दोबारा पढ़े। किस दिन का क्या क्या दिया हुआ है? 31 जुलाई 2008 का फिनिश गुड्स का स्टॉक की क्वांटिटी दी हुई है, कितने यूनिट्स है सर? 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? और रॉ मटेरियल के रुपीस बताए मैं स्टॉक के, तो 31 जुलाई की ये बहस है। देन वो कहता है फॉर द मंथ ऑफ अगस्त, अगस्त के महीने का फिर एक डाटा है 2008। द बुक्स ऑफ अकाउंट शोज द फॉलोइंग। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट जेन में रख के जरा ये सारी नीचे इंफॉर्मेशन पढ़नी है। रॉ मटेरियल परचेजेस आती हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में, डायरेक्ट लेबर, सेलिंग कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में, फैक्ट्री ओवरहेड्स में आती है, रॉ मटेरियल में ऐड होती है और डायरेक्ट लेबर में मल्टीप्लाई भी होती है। सेलिंग कॉस्ट का बेटा कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड से ताल्लुक है। सेलिंग कॉस्ट कहाँ आएगी? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में आएगी, ग्रॉस प्रॉफिट के बाद यकीनन आएगी। मैंने कहा जरा कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट जरा ज़हन में रखें। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट की 3 मेन हेडिंग्स क्या है? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है, डायरेक्ट लेबर है, फैक्ट्री ओवरहेड्स है। फैक्ट्री ओवरहेड्स में फैक्ट्री से रिलेटेड सारे एक्सपेंसेस आएंगे अदर देन रॉ मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर। ठीक है, तो डेफिनेटली मैं ये नहीं कह रहा सेलिंग कॉस्ट एक्सपेंस नहीं है, लेकिन सेलिंग कॉस्ट आपकी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ग्रॉस प्रॉफिट के बाद कहीं प्रेजेंट होगा। डेप्रिसिएशन और प्लांट एंड मशीनरी कहाँ है ये फिगर? फैक्ट्री ओवरहेड्स में। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, अच्छा ये बेटा ये समटाइम्स ना ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट इकट्ठा ही वर्ड होता है, उसने जरा ब्रेक किया हुआ है। डिस्ट्रीब्यूशन का वैसे मतलब होता है चीजें डिस्ट्रीब्यूट इन अ सेंस कैरीड आउटवर्ड्स है। ये जिस तरह अगर कभी आपको इत्तेफाक हुआ तो अपने डिफरेंट कंपनीज की वैन्स गुड्स डिलीवर करते हुए इधर उधर देखे होंगे,
जो वैन में गुड्स की डिलीवरी हो रही होती है तो वो बेसिकली कैरेज आउटवर्ड्स होता है, तो डिस्ट्रीब्यूशन है गुड्स को उस सेल पॉइंट तक पहुंचाने की जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है। तो लिख रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट मींस, एक एग्जांपल के तौर पे लिख रहे हैं इसकी, कैरेज आउटवर्ड्स। और कैरेज आउटवर्ड्स देयरफॉर फिर सेलिंग एक्सपेंस का पार्ट ही है, उसने बस ब्रेक करके बता दिया आपको। तो सेलिंग समटाइम बल्कि वर्ड भी हो सकता है, आप आगे जाके कभी देखें, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ये इकट्ठा ही एक्सपेंस होता है। ये बात कुछ समझ आई मेरी? डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, लेकिन कौन सी ट्रांसपोर्टेशन? सेल करने के लिए एक कैरेज इनवर्ट्स भी होता है, तो वो फिर डेफिनेटली परचेजेस का पार्ट होगा। तो ये जो सेलिंग कॉस्ट है और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है, ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का हिस्सा नहीं है। ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में आप दोनों को मेंशन जरूर करेंगे, लेकिन इसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर स्टेटमेंट फिगर नहीं आएगी। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आवाज ठीक है मेरी? नेक्स्ट कहता है फैक्ट्री मैनेजर सैलरी, ये आएगी कहीं फिगर? इनडायरेक्ट लेबर, अब अपना अपना सोचते हैं, बाकी फिर मैं अभी डिस्कस करता हूँ जहां जरूरत पड़ेगी। इनडायरेक्ट मटेरियल, अदर प्रोडक्शन ओवरहेड्स, प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं, कोई अदर्स हैं तो वो भी फिर प्रोडक्शन मींस फैक्ट्री ओवरहेड्स। अच्छा, दो तीन वर्ड्स बार बार इंटरचेंजेबली यूज होते जाएंगे, इनको जरा ध्यान में रखिएगा। मैं अगर वर्ड यूज करूं मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, प्रोडक्शन ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स, तो ये शायद एक ही चीज की बात हो रही है। तो अदर प्रोडक्शन ओवरहेड्स इज पार्ट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स, ठीक है। देन लिखा हुआ अदर अकाउंटिंग कॉस्ट। अब ये जो अदर अकाउंटिंग कॉस्ट है, पहले ये देखें ये है क्या। कंपनीज में अकाउंटिंग कॉस्ट का मतलब अकाउंटेंट्स होते हैं, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट होता है जिनका काम बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना। तो ये जो अकाउंटेंट्स हैं उनकी सैलरीज, उनके जो बेनिफिट्स हैं वो अकाउंटिंग कॉस्ट है। अब अकाउंटेंट्स जो है फैक्ट्रीज में भी होते हैं ताकि फैक्ट्री की अकाउंटिंग की जा सके, जो फैक्ट्री में ट्रांजेक्शन होती हैं। फिर हेड ऑफिस में भी अकाउंटेंट्स होते हैं ताकि एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग एक्सपेंसेस वगैरह की अकाउंटिंग कर सकें। तो अकाउंटेंट्स दोनों जगह पॉसिबल है, और अकॉर्डिंगली फैक्ट्री में भी अकाउंटिंग कॉस्ट आ सकती है, और हेड ऑफिस में सेलिंग डिपार्टमेंट्स और एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट्स में भी अकाउंटिंग कॉस्ट होती है। अकाउंटेंट्स की जरूरत हर उस जगह पड़ेगी जहां कोई बिजनेस में ट्रांजैक्शन हो जाएगी। लेकिन अब यहाँ जो वर्ड्स लिखे हुए हैं ये स्पेसिफाइड नहीं है कि ये अदर कोई फैक्ट्री अकाउंटिंग कॉस्ट है या कोई हेड ऑफिस अकाउंटिंग कॉस्ट है या एडमिनिस्ट्रेशन अकाउंटिंग कॉस्ट है, ये उसने बताया नहीं है, ठीक है। क्या अकाउंटेंट्स दोनों जगह वैसे हो सकते हैं, लेकिन यहाँ उसने मेंशन नहीं किया, तो देयरफॉर हमें मजबूरन फिर कोई ना कोई अजम्पशन लेनी पड़ेगी। अगर तो वो क्या देता है अदर फैक्ट्री अकाउंटिंग कॉस्ट फॉर एग्जांपल, तो फिर तो ये फैक्ट्री ओवरहेड्स में आ जाती फिगर। अगर वो कहता है कोई ये अदर एडमिनिस्ट्रेशन अकाउंटिंग कॉस्ट है, फिर फैक्ट्री ओवरहेड्स में ना आती फिगर, फिर ये एडमिनिस्ट्रेशन मींस प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में फिर इस एक्सपेंस में आना था। लेकिन अब उसने मेंशन नहीं किया ये फैक्ट्री की अकाउंटिंग कॉस्ट है या हेड ऑफिस की अकाउंटिंग कॉस्ट है, तो देयरफॉर फिर यहाँ अजम्पशन लेनी पड़ेगी। और नॉर्मल अजम्पशन फिर ये होती है कि रिक्वायरमेंट में जाए के नीचे जाए, जरा नीचे ढूंढे, जरा एक सेंटेंस लिखा हुआ, एक अगर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन एक नोट लिखा हुआ रिक्वायरमेंट ए बी के नीचे, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट मींस इंफॉर्मेशन अगर ना हो, तो देन अकाउंटिंग कॉस्ट इज अज्यूम्ड टू बी, लेकिन मतलब ये एक assumption सॉर्ट ऑफ है, इट डजंट रियली मींस कि फैक्ट्री में अकाउंटिंग कॉस्ट इंकर हो नहीं सकती। अगर तो वो स्पेसिफाई कर देता फिर तो हम अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट करते हैं, मींस फैक्ट्री की अगर अकाउंटिंग कॉस्ट है तो फैक्ट्री ओवरहेड्स में लिखते हैं, और अगर एडमिनिस्ट्रेशन अकाउंटिंग कॉस्ट है तो फिर हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अगर बनानी होती तो उसमें लिखते। लेकिन अगर इन्फॉर्मेशन ना हो तो बाय डिफॉल्ट फिर आप नॉर्मली क्या अज्यूम कर लेंगे कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है, तो देयरफॉर अब हम इसे फैक्ट्री कॉस्ट मींस फैक्ट्री ओवरहेड्स में कंसिडर नहीं करेंगे। बात मेरी समझ आ गई प्लीज? क्या अकाउंटिंग कॉस्ट फैक्ट्री में हो नहीं सकती? हो सकती है, लेकिन मेंशन नहीं किया उसने, और अगर मेंशन नहीं किया तो फिर हम बाय डिफॉल्ट इसे एडमिन एक्सपेंस कंसीडर करते हैं। एनी कंफ्यूजन इन माय वर्ड्स? लास्ट पढ़े ऊपर टेबल में वापस, अदर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स का मतलब बताएंगे। अब ये फैक्ट्री का खर्चा होगा या एडमिनिस्ट्रेशन मींस, अब ये चीजें तो प्लीज याद है ना यार, एक सेकंड हमने रजिस्टर में देखें, कल एक फॉर्मेट बनाया था यार हमने, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट का भी बनाया था। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस कहाँ होते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट की कैलकुलेशन के बाद फिर अदर इनकम, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिन एक्सपेंसेस। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस में ये फिगर डेफिनेटली आएगी, लेकिन इसका ताल्लुक जो लास्ट फिगर है फैक्ट्री से फिर इसलिए नहीं है क्योंकि उसने एडमिनिस्ट्रेशन बता दिया। अगर बहरहाल ये वर्ड्स इस तरह हो जाए अदर फैक्ट्री एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट,
तो फैक्ट्री के अगर एडमिनिस्ट्रेशन स्पेसिफाई हो जाए फिर तो फैक्ट्री ओवरहेड्स में ये फिगर आएगी, लेकिन अगर जस्ट एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स है तो एडमिनिस्ट्रेशन का नॉर्मली मतलब होता है कि ये हेड ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंस। ठीक है प्लीज, ये जरा दोबारा टेबल पढ़े जरा दोबारा। इसमें कौन से 4 चीजें मैंने ऐसी बताई हैं जो इस क्वेश्चन के मुताबिक प्रॉफिट एंड लॉस में जानी चाहिए रादर देन कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड? सेलिंग कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, अदर अकाउंटिंग कॉस्ट और अदर एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। ठीक है, नेक्स्ट पढ़े जी अदर इंफॉर्मेशन। अदर इंफॉर्मेशन इज एज अंडर नंबर 1, 8000 यूनिट्स ऑफ फिनिश्ड गुड्स वर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग अगस्त 2008। एक इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अगस्त 8000 फिनिश गुड्स के यूनिट्स बनाए गए हैं। पॉइंट नंबर 2 पढ़े, वैल्यू ऑफ वर्क इन प्रोसेस ऑन 31st अगस्त अमाउंटिंग टू रुपीज, वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल, वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल ऑन 31st अगस्त 2008 अमाउंटिंग टू रुपीज 6 लाख। ये लग रहा है क्वेश्चन के डाटा से कि शायद कोई मंथ ऑफ अगस्त की बहस है। फर्स्ट पैराग्राफ में जाए, फर्स्ट पैराग्राफ के स्टार्ट में एक डेट लिखी हुई पहली लाइन में 31 जुलाई 2008 को अगर जहन में रखें और अगस्त के महीने की बहस है तो अगस्त के स्टार्ट तक ये ओपनिंग बैलेंसेस बन जाएंगे। जुलाई 2008 की क्लोजिंग जो है, अगर एक महीने की वर्किंग करनी है तो अगस्त के स्टार्ट पे जो जुलाई की क्लोजिंग है वो फिर ओपनिंग हो जाएंगे। और अगस्त के एंगल से अगर पॉइंट नंबर 2 में जाए नीचे वापस तो फिर ये शायद रॉ मटेरियल के क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट बताएगी। ठीक है बेटा। देन पॉइंट नंबर 3 में कहता है देयर वाज नो वर्क इन प्रोसेस एट द स्टार्ट ऑफ द मंथ, however on 31st August the value of closing work in process is approximately 2,50,000। क्या नहीं है और क्या किस दिन है? ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस नहीं था, इसका मतलब पिछले पीरियड के एंड पे कोई गुड्स नहीं बन रही होंगी, लेकिन करंट मंथ के एंड पे 2,50,000 की गुड्स बन रही हैं, तो देयरफॉर ये अगस्त के एंगल से क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस हो जाएगा। क्लियर है? देन नंबर 4, 5,000 यूनिट्स ऑफ फिनिश्ड गुड्स वर अवेलेबल इन स्टॉक एज ऑन 31st August 2008। अब ये 5,000 क्या दिया हुआ? क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी दी हुई है। अब रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं। Compute the value of closing stock of finished goods on 31st August 2008। अब ये जो पॉइंट नंबर 4 में 5,000 यूनिट्स आए, शायद उन्हीं की वैल्यू को कंप्यूट करने को हमें कह रहा है, ऐसे ही है, लेकिन बेस्ड ऑन 2 डिफरेंट फार्मूला से कह रहा है। किस और किस फार्मूले से? वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड एंड FIFO। तो वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड और FIFO दोनों से शायद हमने क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कभी वर्ड सुना आप लोगों ने वेटेड एवरेज? कभी FIFO वर्ड सुना है? क्या ये एक ही फॉर्मूले के दो नाम है, दो अलग अलग फॉर्मूले? FIFO सही है, वेटेड एवरेज सही है? दोनों अलाउड हैं, दोनों के आंसर सेम आते हैं, दोनों फॉर्मूले डिफरेंट अजम्पशन से बने हुए, तो मीन्स उसे FIFO और वेटेड एवरेज से हमेशा 2 वर्किंग्स करनी है और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है। अभी मैं सब कुछ एक्सप्लेन भी करता हूँ, आपके सामने बताता भी हूँ, जरा मैं पहले चाह रहा हूँ एक आध चीज मुझे आइडिया हो जाए कि पहले पता भी है या नहीं आपको। FIFO वेटेड एवरेज सुना तो हुआ ना? क्लोजिंग स्टॉक की बेटा कॉस्ट अगर आपने कैलकुलेट करनी है तो FIFO भी यूज हो सकता है और वेटेड एवरेज भी यूज हो सकता है। तो FIFO और वेटेड एवरेज 2 डिफरेंट अजम्पशंस की बेस पे कॉस्ट फार्मूलाज हैं, इनके आंसर्स डिफरेंट होंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जामिनर आपसे जो मेथड कहेगा उसकी बेसिस पे अपने वर्किंग करनी है। हमसे अगर वो कह रहा है कि FIFO से और वेटेड एवरेज ए बी दोनों से करें तो 2 वर्किंग्स अभी आपके सामने करूंगा, एक वेटेड एवरेज और एक FIFO से। लेकिन आपने जो FIFO और वेटेड एवरेज पहले पढ़ा हुआ है ये आपने ट्रेडिंग बिजनेस के एंगल से पढ़ा हुआ है, क्योंकि उससे PRC लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के एंगल से ज्यादा डिटेल नहीं है। आप अपना ये क्वेश्चन का डाटा जरा देख के बताएं, यहाँ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस लग रहा है या ट्रेडिंग लग रहा है? कैसे पता चला? फिनिश गुड्स हैं, वर्क इन प्रोसेस है, रॉ मटेरियल है, फिर डायरेक्ट लेबर है, ये सारी फैक्ट्री से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में ये FIFO और वेटेड एवरेज कैसे यूज होते हैं? आइए जरा रजिस्टर खोलें, जो कुछ पुरानी चीजें भी और कुछ नई चीजें मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के एंगल से पहले लिख लें, फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले जरा FIFO वेटेड एवरेज थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं, फिर उसकी एप्लीकेशन करेंगे इस क्वेश्चन में। एक हेडिंग लिखें, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक।
पहले जरा शायद ट्रेडिंग बिजनेस वाली चीजें ही थोड़ी सी रिफ्रेश कर ली जाए। अगर ट्रेडिंग बिजनेस हो तो वहां भी क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए FIFO भी यूज हो सकता है। अब यहाँ एक सेकंड मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेना। और वेटेड एवरेज भी यूज हो सकता है। जी, FIFO डेफिनेटली किस चीज की एब्रीवेशन है, लेकिन फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मीनिंग क्या है? ट्रेडिंग बिजनेस के एंगल से बेटा अगर बात कर रहे हैं हम, तो इसका मीनिंग होगा कि जो आइटम्स पहले परचेज की थी वो ही पहले सेल हुई। तो FIFO में इट इज अज्यूम्ड आइटम्स परचेज फर्स्ट और सोल्ड फर्स्ट। ऐसे ही होता है ना यार, आइटम्स परचेज फर्स्ट और सोल्ड फर्स्ट। देयरफॉर FIFO में फिर स्टॉक जो बचेगा, अगर बचा है साल के एंड में, तो वो अर्लीस्ट परचेजेस में से बचा होगा जो साल के शुरू में की होंगी, या लेटेस्ट परचेजेस से बचेगा। साल के दौरान जो चीजें सेल हुई हैं वो तो फिर जो पहले खरीदी वो सेल हो गई, और स्टॉक जो बचा है वो फिर एंड वाली जो पीरियड के एंड पे कहीं परचेजेस हुई होंगी, लेटेस्ट परचेजेस, उसमें से फिर स्टॉक बचा होगा। ऐसे ही होता है। वेटेड एवरेज की तरफ है। वेटेड एवरेज में अगर आपने क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है तो ये हमेशा यहाँ पे फिर एक रेट कैलकुलेट होता है। पता है सर, एक रेट पर यूनिट पहले कैलकुलेट किया जाता है। मैं प्लीज इस वक्त कोई नई बात नहीं कर रहा, ये आपसे पूछ रहा हूँ। FIFO में तो ये अलग अलग से डिस्टिंग्विश करना पड़ता है कि कौन सी आइटम सेल हो गई हैं और कौन सी स्टॉक में बच गई हैं। तो स्टॉक में जहां जहां से चीजें बची हों, अकॉर्डिंगली वो रिस्पेक्टिव रेट यूज हो जाता है। लेकिन वेटेड एवरेज में अगर आपने क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स की वर्किंग करनी है तो उसके लिए हमेशा आपको एक रेट की जरूरत पड़ती है, और रेट कैलकुलेट करने का फिर एक फार्मूला भी होता है। बताएंगे कोई फार्मूला? या चले मैं ही बताता हूँ, जरा चेक कर लीजिएगा सही है कि नहीं, क्योंकि मेरा ख्याल है मेरे टेस्ट करना चाह रहे हैं। जी, कैसे फार्मूला आता है जी, यूज होता है? ना करें यार। ओपनिंग स्टॉक की अमाउंट लेते हैं, अब तो बता दें आगे, प्लस परचेजेस की अमाउंट को इकट्ठा करते हैं। ऐसे ही होता है। ओपनिंग स्टॉक अमाउंट प्लस परचेजेस अमाउंट, और फिर डिवाइडेड बाय ओपनिंग स्टॉक के यूनिट्स और परचेज के यूनिट्स को प्लस करके डिवाइड कर देंगे। सही कहा है सर मैंने? अब डेफिनेटली थोड़ा सा अगर और डिटेल में जाऊँ, शायद आपके जहन में अगर चीजें आ रही हों, फिर ये परपेचुअल एक इन्वेंट्री सिस्टम भी होता है, एक पीरियोडिक भी होता है। अभी उस बहस में नहीं मैं जा रहा। इररिस्पेक्टिव ऑफ द मेथड जो भी है, रेट का फॉर्मूला शायद इसी तरह यूज होता है। पीरियोडिक में शायद पीरियड के एंड पे एक दफा होता है, और परपेचुअल में शायद साथ साथ एक टेबल सा बन रहा होता है, उसमें ये रेट का फॉर्मूला यूज हो रहा होता है। ठीक है, तो वो एक अलग इशू है कि पीरियड एंड पे रेट आना है या ड्यूरिंग द पीरियड परचेजेस के साथ साथ आना है। वो पीरियोडिक परपेचुअल की वक्त बहस नहीं कर रहा, लेकिन रेट का फॉर्मूला क्या है इन केस ऑफ वेटेड एवरेज? ओपनिंग स्टॉक अमाउंट प्लस 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 परचेजेस अमाउंट और डिवाइड बाय यूनिट्स ऑफ ओपनिंग एंड परचेज, इनको प्लस करके डिवाइड कर दें। यहाँ से क्या कैलकुलेट होगा? एक रेट पर यूनिट, और फिर जितने आपके क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स पड़े होंगे उनसे ये रेट पर यूनिट जब मल्टीप्लाई होगा तो क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट फाइंड आउट हो जाती है बाय यूजिंग वेटेड एवरेज मेथड। तो यहाँ तक पहले आप नोट कर लें ट्रेडिंग बिजनेस के एंगल से। मैं फिर इसी को मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की तरफ लेके चलता हूँ। बहरहाल अगर यहाँ तक कोई क्वेश्चन किसी के जहन में आ रहा होगा रिगार्डिंग ट्रेडिंग बिजनेस, वो पहले जरूर क्लियर कर लीजिएगा, नोट कर लेंगे। कोई नहीं सर, भाई से बाद में बात कर लेते हैं।
बस ये मैक्सिमम शायद कल वाले दिन तक कि हमारी जरा बेसिक्स जो डिस्कशन है ये कंप्लीट हो जानी, फिर नए टॉपिक स्टार्ट होने। लेकिन उसके लिए जो बेसिक्स डिस्कस हो रही हैं इन दिनों में, इन सब ने एज इट इज यूज होना, तो इन्हें सीरियस लेना प्लीज आपने। यकीनन इस वक्त कोई होमवर्क्स नहीं मैं दे पा रहा, क्योंकि अभी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसकी आपको फर्दर प्रैक्टिस की जरूरत हो। लेकिन बस कोशिश किया करें जितना क्लास में थोड़ा बहुत पढ़ लें हम, उसे जरा रिवाइज जरूर कर लें। अगर इस तरह ये आपके लिए पेज में पॉसिबल ना हो सामने लिखना, तो थोड़ा सा चाहे नीचे करके लिख लीजिए। मतलब 5 को जहाँ लिखो उसके नीचे, मतलब ये ना बहुत छोटा सा फार्मूला बन जाए, बाद में नजर भी ना आए। मेरा जरा इस तरह से शायद पेज बड़ा मीन्स तो सही से आप इस तरह अगर लिखना मुश्किल हो रहा तो इसको इस 5 को के नीचे एक्सप्लेन कर लो। ये अगर लिख लेंगे तो बताइएगा प्लीज। एनी कंफ्यूजन जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स? जी नोटेड है प्लीज। चलिए बेटा इसी डिस्कशन को जरा मैं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के एंगल से आपके सामने रखता हूँ, और ये भी बात जरा पहले मेरी कंप्लीट हो जाए। क्या मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में भी स्टॉक्स होते हैं? लेकिन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में बेटा 3 तरह के स्टॉक्स होते हैं। कौन कौन से? रॉ मटेरियल का भी हो सकता है, वर्क इन प्रोसेस का भी हो सकता है, और फिनिश गुड्स का भी हो सकता है। तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में अगर आपने स्टॉक्स को मेजर करना है, क्लोजिंग स्टॉक्स को मेजर करना है, तो यहाँ भी फिर फाइफो भी यूज हो सकता है और वेटेड एवरेज भी यूज हो सकता है। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में इस वक्त जो मैं स्टॉक्स की वर्किंग आपके सामने डिस्कस करूंगा, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल फाइफो वेटेड एवरेज से कैसे मेजर होता है, और वर्क इन प्रोसेस फाइफो वेटेड एवरेज से कैसे मेजर होता है, ये इंशाल्लाह हम अगले टॉपिक्स में जाकर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। इस वक्त मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की डिस्कशन कर रहा हूँ, लेकिन कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को मेजर करने के लिए फाइफो और वेटेड एवरेज कैसे अप्लाई होता है, आज पहले डिस्कशन ये आपके सामने रखूंगा। रॉ मटेरियल और वर्क इन प्रोसेस के स्टॉक्स को कैसे मेजर करते हैं, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट अपने टॉपिक्स में जाकर डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन ये जो सेग्रीगेशन है, ये जो डिस्टिंक्शन है रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस और फिनिश गुड्स, ये किस बिजनेस में एप्लीकेबल ही नहीं है। ट्रेडिंग में ये एप्लीकेबल ही नहीं है। वहां क्या ही खरीदते हैं और क्या ही बेचते हैं, चीजें फिनिश फॉर्म में ही खरीदते हैं आप, और वही एज इट इज बेच रहे होते हैं। तो वहां जो शायद हमने लिखा है वो शायद फिनिश गुड्स परचेज और फिनिश गुड्स नहीं सेल होना। लेकिन अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो उसमें रॉ मटेरियल भी बचा हो सकता है, वर्क इन प्रोसेस का स्टॉक भी हो सकता है, और फिनिश गुड्स का स्टॉक भी हो सकता है। आपने जो भी क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ा, जरा एक सेकंड देखें जरा क्वेश्चन नंबर 2 का डाटा। इसमें उसने रॉ मटेरियल के स्टॉक्स की इंफॉर्मेशन आपको पहले दी हुई है, और वर्क इन प्रोसेस भी जहां है 2,50,000 उसकी भी अमाउंट दी हुई है। अगर ये अमाउंट्स भी कैलकुलेट करनी पड़ जाए तो इन्हें भी कैलकुलेट किया जा सकता है, लेकिन इंशाल्लाह वो अपने नेक्स्ट टॉपिक्स में जाकर डिस्कस करेंगे। आज हमारा फोकस ये है कि अगर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स की कॉस्ट फाइंड आउट करनी हो तो फाइफो कैसे अप्लाई होगा उस केस में, और वेटेड एवरेज अगर अप्लाई करना पड़ जाए फिनिश गुड्स की कॉस्ट को फाइंड आउट करने के लिए तो वो कैसे अप्लाई होता है। मीन्स टू से मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में भी ये दोनों मेथड्स यूज हो सकते हैं, और फिनिश गुड्स पे अगर यूज होना है तो किस तरह से यूज होना है आज मैं पहले वो डिस्कस आपके सामने करूंगा। तो कौन से स्टॉक्स इस वक्त हमारी बहस में नहीं है? रॉ मटेरियल और वर्क इन प्रोसेस बहस में नहीं है। बहस हम मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की कर रहे हैं, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में
फिनिश गुड्स के स्टॉक की कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए फाइफो और वेटेड एवरेज की एप्लीकेशन आपके सामने रखने लगा हूँ। अब आए जरा फाइफो, कॉन्सेप्ट शायद वही है। फाइफो भी अपने रजिस्टर में क्या लिखा था जब ट्रेडिंग बिजनेस था? वहां बेटा वर्ड्स आपने लिखे हैं जो चीजें खरीदी पहले थी वो पहले बेची हैं। आप अगर फिनिश गुड्स की बहस करेंगे तो वर्ड्स थोड़े से बदल जाने चाहिए। आइटम्स परचेज नहीं होंगी अभी, आइटम्स मैन्युफैक्चर्ड कह लें या प्रोड्यूस कह लें। आइटम्स प्रोड्यूस या मैन्युफैक्चर्ड फर्स्ट विल बी अज्यूम टू बी सोल्ड फर्स्ट। ठीक है, अभी मैं लिख देता हूँ ये सेंटेंस भी। सिमिलरली इधर राइट साइड पे जो आपने रेट का एक अभी फॉर्मूला बनाया था, तो फिनिश गुड्स का अगर आपने वर्किंग करनी है बाय वेटेड एवरेज तो वंस अगेन एक पर यूनिट चाहिए होगा। लेकिन पर यूनिट का जब यही फॉर्मूला यूज करेंगे तो वर्ड्स को शायद थोड़ा सा एक आध जगह चेंज होना चाहिए और थोड़ा सा एक्सप्लेन भी शायद होना चाहिए। तो यही फॉर्मूला जरा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस जहन में रख के और फिनिश गुड्स को जहन में रख के जरा बताएंगे कैसे मोल्ड हो सकता है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स की अमाउंट लेंगे, परचेजेस की अमाउंट प्लस नहीं करेंगे। परचेजेस की जगह कल हो गई थी बात, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की अमाउंट प्लस करेंगे, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में हमने लिखा था। ट्रेडिंग बिजनेस में वहां परचेज आती है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में जहां परचेजेस थी, परचेजेस की जगह फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ जाएंगे। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स अमाउंट प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की अमाउंट डिवाइडेड बाय ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स के यूनिट्स एंड प्लस परचेज यूनिट्स नहीं, प्रोड्यूस्ड या मैन्युफैक्चर्ड यूनिट्स हो जाएंगे। ठीक है, तो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में आप चीजों को परचेज करके सेल नहीं कर रहे, आप मैन्युफैक्चर करके सेल कर रहे हैं, इसलिए बस कुछ वर्ड्स का डिफरेंस आ जाएगा। तो फाइफो में क्या वर्ड्स लिख दूं, आप ही एक्सप्लेन कर दें क्या लिख दूं। आइटम्स प्रोड्यूस फर्स्ट आर सोल्ड फर्स्ट। आइटम्स सॉरी प्रोड्यूस्ड फर्स्ट आर सोल्ड फर्स्ट। ठीक है, और वेटेड एवरेज अगर मेथड होगा तो वेटेड एवरेज मेथड में एक रेट पर यूनिट कैलकुलेट होगा। फार्मूला बोले प्लीज। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स के लिए जरा जरा अब्रीविएशन बना रहा हूँ। अमाउंट लेंगे इसकी, आप बोले आगे, प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड अगर कैलकुलेट करनी पड़ गई तो करवा देंगे। कैसे यार, एक स्टेटमेंट बना लेंगे, रॉ मटेरियल कंज्यूम लिख लेंगे, आगे फैक्ट्री एवरेज ढूंढ लेंगे, आगे फैक्ट्री एवरेज प्लस कर लेंगे, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकाल लेंगे और उसमें फिर ओपनिंग क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस एड लेस करके कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड तक आ जाएंगे। अब ये टिप्स पे होनी चाहिए करनी चीजें, जरा मेन हेडिंग्स कम से कम टिप्स पे हो, बाकी डेफिनेटली लिखते हुए प्रॉपर हेडिंग्स के साथ एक्सप्लेन कर लेंगे। फाइनली डिवाइडेड बाय ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स क्वांटिटी एंड इसमें प्लस हो जाएगा गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, गुड्स प्रोड्यूस्ड, व्हिचएवर यू वांट टू से, मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस्ड वर्ड्स इंटरचेंजेबली यूज हो सकते हैं। गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की क्वांटिटी मींस यूनिट्स लिख लें। तो यकीनन सिलेबस में बहुत सी चीजें होती हैं, लेकिन अगर छोटी छोटी चीजें ही सही जहन में सेट हुई हो तभी बेटा फिर आगे जाके जरा आसानी रहती है। हर चीज को सीरियस लेना जरूरी होता है।
जी नोट कर लेंगे तो बताइए। जैसे क्या नहीं किस चीज में रॉ मटेरियल का जिक्र नहीं है, किस फॉर्मूले में? मैं भी बताता हूँ, बस ये पहले बता दें ये मैंने किस स्टॉक की मेजरमेंट की बात की है। तो फिनिश गुड्स में स्टॉक का रॉ मटेरियल कहाँ से आ गया? सही कह रहे हैं, आ गया। तो ये वेटेड एवरेज के फॉर्मूले में तो आ रहा है यार, इसमें कहीं रॉ मटेरियल किसी को नजर आ रहा है? यार प्लीज यार, खुद आगे ही यार, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड के अंदर सर जी रॉ मटेरियल भी है और क्या है, सब कुछ है सर इसके अंदर। नहीं फैक्ट्री ओवरहेड्स, डायरेक्ट लेबर सब कुछ है। और ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स की जो अमाउंट होगी उसमें पिछले साल के मटेरियल लेबर ओवरहेड्स होंगे, ठीक है। और जो फाइफो है वो मैंने ज्यादा शॉर्ट वर्ड्स में लिख दिया, अभी अप्लाई करता हूँ मैं। फाइफो में हम ये पहले डिसाइड कर लेंगे कि कौन से यूनिट सेल हो गए हैं, तो जहां से फिर यूनिट्स बचे होंगे उनकी फिर कॉस्ट निकालेंगे। और अगर फिनिश गुड्स की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली कॉस्ट में मटेरियल भी आना, लेबर भी आनी, ओवरहेड भी आना। ये तो मैंने जस्ट आपको थोड़ा सा एक आइडिया दे दिया, इसमें सब कुछ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में तो सब कुछ खैर आ रहा है इस फिगर में, मटेरियल लेबर ओवरहेड्स। बाकी मेजरमेंट करके भी मैं दिखाता हूँ, लेकिन बहरहाल ये क्लियर रखिएगा ये मैंने किस स्टॉक की कॉस्ट फाइंड आउट करने का तरीका बताया। तो अभी फिनिश गुड्स पर फोकस है, और डेफिनेटली फिनिश गुड्स को बनाने में सिर्फ मटेरियल नहीं लगता, डायरेक्ट लेबर का खर्चा भी होता है और सारे फैक्ट्री ओवरहेड्स भी इंकर होते हैं। कौन कौन से खर्चे होंगे तो फिनिश गुड्स बनेंगे? रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड्स। इन अदर वर्ड्स फैक्ट्री के सारे एक्सपेंसेस इंकर होंगे तो फिनिश गुड्स बनेंगी, और वो सारे एक्सपेंसेस हम कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में लिख तो लेते हैं, इंशाल्लाह भी वर्किंग करते हैं। अच्छा ये बेटा जो मैंने नोट कर लिया प्लीज, ये तो मैंने आपको जरा फॉर्मूलाज का जरा आइडिया दे दिए। अब आए जरा इस डिस्कशन को जहन में रखें, जरा क्वेश्चन नंबर 2 का जो डाटा पड़ा था उसको जरा सॉल्व करके देखते हैं कि ये सारी सिचुएशन, ये सारी चीजें उस पर कैसे अप्लाई होंगी। तो जरा रिक्वायरमेंट जरा दोबारा देखें। जी अमन साहब वो फिर मेरे ख्याल F2 में बात कर लेंगे। जी सर क्या फाइंड आउट करना है सर क्वेश्चन नंबर 2 में? रिक्वायरमेंट रिक्वायरमेंट रिक्वायरमेंट, क्या करना है, क्या करना है प्लीज, क्या करना है? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स की वर्किंग करनी है हमें। केस और किस मेथड से? आए लिखें हेडिंग, रजिस्टर खोलें, क्वेश्चन नंबर 2 की हेडिंग लिखें। बिजनेस नेम अवेलेबल है तो उसका नाम लिखें। एक एक फिगर प्लीज, कैसे आ रही है, क्यों आ रही है, कहां से आ रही है, कैलकुलेटर्स निकालना है, सॉल्व करना है, फुली इन्वॉल्व रहना है। बहुत मुश्किल चीजें नहीं है इनिशियली, लेकिन सही तरह अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें। बिजनेस का नाम लिखा हुआ है शायद एनकेल इंटरप्राइजेस। वी आर सपोज टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। और एज a requirement A by using weighted average। अब क्वेश्चन डिफरेंट तरीकों से दिया होता है, वो एक अलग अपनी जगह सिचुएशन है। ये आपकी चॉइस है बेटा, अगर तो पेज स्पेस है तो ठीक है वहीं से शुरू कर लें, वरना अगर स्पेस नहीं है तो नेक्स्ट पेज से शुरू कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सर, जहां भी है वहां से वर्किंग शुरू करें। तो वेटेड एवरेज से बेटा अगर ये वर्किंग करनी है तो सबसे पहले क्या चीज अब जहन में आनी चाहिए? नहीं बेटा, सबसे पहले आप ये जहन में आना चाहिए कि हमें रेट निकालना है। नहीं सीरियसली, अब रेट में फिर जो जो चाहिए होगा वो ढूंढ लेंगे। वेटेड एवरेज से अगर हमें वर्किंग करनी है तो सबसे पहले रेट चाहिए, और जब वो रेट आ जाएगा फिर उसका क्या करना? पॉइंट नंबर 4 देखें,
क्वांटिटी अवेलेबल है, 5000 यूनिट्स अवेलेबल है क्वांटिटी, ईयर एंड पे, मंथ एंड पे सॉरी, 5000 यूनिट्स अवेलेबल है। रेट अगर मिल जाए तो मल्टीप्लाई बाय 5000 अगर करेंगे तो वेटेड एवरेज मेथड से हमारे पास फिनिश गुड्स की क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट आ जाएगी। हाँ, अब रेट निकालने के लिए अगर वर्किंग्स करने पड़ेंगे तो वो एक अलग इशू है। तो सबसे पहले काइंडली क्या लिखें, फार्मूला ऑफ रेट काइंडली दोबारा इंडिविजुअली सोच के खुद से लिखें। एक रेट पर यूनिट कैलकुलेट होना है, और जरा अपने आप को सुना के जरा फार्मूला जल्दी से लिख लें दोबारा। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड divided by opening stock of finished goods quantity and plus goods manufactured, finished goods manufactured की quantity means units. जी रेडी हैं जी सारे, लिखते हैं फार्मूला। अब आए जरा क्वेश्चन में से डाटा ढूंढें, क्या ये फिगर्स अवेलेबल है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स की अमाउंट ढूंढे कहीं है, ढूंढे ढूंढे सर ढूंढे, प्लीज ढूंढे। फर्स्ट पैराग्राफ में जाएं, 4000 है या 220 है? 4000 लेकिन बड़ा यूनिट्स है, 220 रेट पर यूनिट है। क्या इसको मल्टीप्लाई करके ओपनिंग्स फिनिश गुड्स के स्टॉक की अमाउंट आएगी? तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिगर्स तो अवेलेबल है। व्हाट इज 4000 यूनिट्स, व्हाट इज 220 पर यूनिट। लेकिन इसे बेटा ओपनिंग क्यों कह रहे हैं? अगस्त का मंथ है, अगस्त के मंथ की वर्किंग हो रही है, तो अगस्त का स्टार्ट पे ओपनिंग स्टॉक वो होगा जो जुलाई के एंड पे स्टॉक होगा, तो जुलाई का क्लोजिंग हमारे लिए ओपनिंग बन जाएगा। तो ओपनिंग स्टॉक की अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए क्या करें, 4000 मल्टीप्लाइड बाय 220। आप लोग चाहे सॉल्व करके लिख लें, मतलब फिगर्स प्रेजेंट करना चाह रहा हूँ, 8 लाख शायद 80,000 बन जाएगा। तो 4000 इंटू 220 मतलब वर्किंग लिख रहा हूँ, आपने अगर सॉल्व करके लिखना है कैलकुलेटर पर तो वो भी ठीक है। ठीक है जी, प्लीज आगे बढ़े सर। अब क्या ढूंढना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड अवेलेबल है या कैलकुलेट करनी पड़ेगी? अब डाटा अवेलेबल है, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट अभी बुला लेते हैं, उसमें फिर वर्किंग से फिगर आ जाएगी। लेकिन उसके लिए चलें एक स्पेस रख के थोड़ी सी वर्किंग वन का रेफरेंस लिख लें, अभी सॉल्व करते हैं। ठीक है, बेस में है जरा, बाकी जो चीजें वो भी देख लें, अवेलेबल है वो। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स के यूनिट्स अवेलेबल है, कितने? 4000 वही है। और गुड्स मैन्युफैक्चर्ड के यूनिट्स भी ढूंढने जरा, कहीं अवेलेबल है? गुड्स मैन्युफैक्चर्ड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अगस्त, कौन सा पॉइंट है? पॉइंट 1 देखें जरा, फिनिश गुड्स अगस्त के महीने में कितनी बनी है? इंटरचेंजेबली वर्ड ध्यान में रखनी है, प्रोड्यूस कहूं या मैन्युफैक्चर्ड, वी आर टॉकिंग सेम। ठीक है, तो व्हाट इज 8000 यूनिट्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अगस्त। तो इसका मतलब इस फॉर्मूले में सिर्फ क्या चीज मिसिंग रह गई है? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड मिसिंग रह गई है। ये फार्मूले के नीचे जरा 4-5 लाइनें छोड़ दें, रेट आएगा फिर मल्टीप्लाई होना, तो 4-5 लाइनें जरा छोड़ दें और वर्किंग वन की तरफ आ जाए। वर्किंग वन में हम क्या कर लेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड अगर फाइंड आउट करनी है तो आ जाएंगे, हेडिंग फॉर्मेट से में आ जाएगा। वैसे इंडिविजुअली करना चाहिए आपको। शुरू करें आप लोग, मैं जरा रुकता हूँ थोड़ी देर बाद में लिखता हूँ फिर फिगर्स। इंडिविजुअली ट्राई करें जरा, और प्लीज जरूर कोशिश करें, मैक्सिमम क्या होगा एक आध को फिगर गलत हो सकती है, वो ठीक कर लेंगे, तो प्लीज इंडिविजुअली जरा ट्राई करें। सब लोग फॉर्मेट जहन में लाएं, पिछले पेजेस पे भी देखें कि जरूरत पड़ती है,
तो इस क्वेश्चन नंबर 2 में से डेटा उठाएं, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कैलकुलेट करें। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी कर लीजिए। ये इधर नोट्स, इधर नोट्स है, ये नोट्स का सेट है क्या एक्स्ट्रा? ये जिन हजरात के पास अगर नोट्स नहीं है तो आप बता दें जरा, ये कॉपी अरेंज कर देना, टेम्परेरी तौर पर शेयर करना, फिर वो कॉपी आ जाती है। वर्किंग करें प्लीज सब। जी जी ठीक है जी, हम यूज कर लीजिएगा। ये दे दें। ये जिनके पास नोट्स नहीं था जरा बता दो। जी स्मैन आपकी फिगर ठीक नहीं है। हाँ जी जस्ट मिनट, कोई नहीं, 1-2 मिनट ठहर, जिन्होंने कर लिया था 2 मिनट में, बाकी कर लेना। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स काइंडली अपने आंसर्स भेजें ताकि मुझे आइडिया होता है, बात क्लियर होती जा रही है नहीं। आसान है, डाटा इतना मुश्किल नहीं है।
ये लीजिए फिगर ठीक नहीं आपने नहीं बेटा, एक ही दफा बताइएगा फाइनल आंसर। ठीक है, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आपका ठीक है, लेकिन फाइनल आंसर बताएं। कर ले सॉल्व। नहीं, ये ऑनलाइन स्टूडेंट से कह रहा हूँ, आप लोग अपना करें भी। टेक योर टाइम। ये बेटा इंडिविजुअल फिगर्स रहने थे, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आपका ठीक है, बस फाइनल फिगर बता दें, तो इस नजर आपके लिए टाइप करना मुश्किल होगा। कंप्लीट कर लें। 1674600 समथिंग होगा, तो जिनकी फिगर्स डिफरेंट है ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी। 1674600 फाइनल फिगर। साथ वाले से चेक ना करें, साथ वाले को गलत ना करवा दीजिए, उसका ठीक जा रहा है, पूरा मोहल्ला मिल के कर रहा है, एक कैलकुलेटर और 5 नौजवान। अपनी अपनी बेटा वर्किंग करें प्लीज, इस तरह दूसरे भी डिस्टर्ब हो रहे हैं। जिन्होंने कर लिया प्लीज जरा करने दे बाकी को। कोई नहीं बेटा, वो मिस्टेक हो गई होगी, मैं इसलिए कह रहा हूँ ठीक करना, मिस्टेक हो ही जाती है। जी अपनी तरफ से बेटा कर लिया सबने या कर रहे हैं अभी? तो कर रहे हैं, बस 1 मिनट में कंप्लीट करा, 1 मिनट तक कंप्लीट करने की कोशिश करें। यही उंगलियां जब मोबाइल पे यूज होती हैं तो स्पीड और है, और यही उंगलियां जब कैलकुलेटर पे होती हैं। मोबाइल यूजर फ्रेंडली बहुत ज्यादा है ना, उसे देखते ही बात खत्म हो जाती है। ये कैरिज इनवर्ड्स बेटा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आता है, कैरिज इनवर्ड्स अगर हो तो वो परचेजेस में ऐड होगा। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपका कंप्लीट हो गया। ये 1 मिनट बेटा, उससे आगे चलता हूँ मैं, मेरे साथ ही चलिएगा, रेट्स वगैरह मैं खुद डिस्कस करता हूँ, आप अपनी कैलकुलेशन बस कंप्लीट करना है। ये डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बेटा ली, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस अगर है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की बजाय सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट प्रॉफिट एंड लॉस में आएगी। ये मुझे जरा काइंडली फिगर्स लिखवा देंगे कोई, जिन्होंने कंप्लीट कर लिया, जो कर रहे हैं फिर कंप्लीट करें। या चले मैं फिगर्स मेरे पास है, मैं लिख लेता हूँ, लेकिन जरा चेक कर लीजिएगा कि सही में नहीं कि नहीं। ओपनिंग स्टॉक था 540 प्लस परचेजेस 845,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 6 लाख, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड सॉल्व हो गया 785,000, रॉ मटेरियल कंज्यूम में डायरेक्ट लेबर ऐड हुई 735,000, प्राइम कॉस्ट का सम बना 1520000, फैक्ट्री ओवरहेड्स की हेडिंग में, आज अगर मैं सीक्वेंस में चलूं तो क्वेश्चन के सीक्वेंस के मुताबिक जो फैक्ट्री ओवरहेड्स तरतीब से बन रहे हैं, सबसे पहले अपने डेप्रिसिएशन ली होगी, तो अगर किसी का डेफिनेटली इसमें अगर
ये फैक्ट्री ओवरहेड्स की हेडिंग्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स में लिखते हुए अगर किसी का ऊपर नीचे हेड हो गया तो वो गलत वाली बात नहीं है, ठीक है। मैं उधर क्वेश्चन की सीक्वेंस में चल रहा हूँ जैसे जैसे ओवरहेड्स आ रहे हैं। डेप्रिसिएशन 80,000, सॉरी सबको पता है ये सेलिंग कॉस्ट क्यों ली है? क्या ये एक्सपेंस नहीं है? एक्सपेंस है लेकिन मैन्युफैक्चरिंग का नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड नहीं है इसलिए नहीं ले रहे। सिमिलरली डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट भी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस नहीं है इसलिए फैक्ट्री ओवरहेड्स में नहीं लिख रहे। फैक्ट्री मैनेजर सैलरी आ गई 47,600। इनडायरेक्ट लेबर है 148,000। इनडायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड 45,000। देन अदर प्रोडक्शन ओवरहेड्स आ गए 84,000। अकाउंटिंग कॉस्ट इसलिए नहीं लिखी क्योंकि बताया नहीं उसने कि ये कहाँ की है और हमने अज्यूम किया कि ये एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस होगा। और लास्ट में जो अदर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स हैं वो तो बताया ही हुआ उसने कि एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। तो ये आखिरी दो जो फिगर्स हैं ये कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में आने के बजाय प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में एक्सपेंस के तौर पर रिकॉर्ड होंगी, ठीक है। इस तरह की चीजें थोड़ी थोड़ी याद रखनी है। ओके प्लीज, सबका ठीक था? इंडिविजुअली जरा इंडिपेंडेंटली इसका फैक्ट्री ओवरहेड्स का जरा टोटल कर दे। 404,600 404,600 और फाइनली प्राइम कॉस्ट में प्लस करके 19,24,600। इन फिगर्स के अब नाम भी बिल्कुल जहन में सेट होने चाहिए सही। ये टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, बाकी इसके नाम एक से ज्यादा है लेकिन लिखते हुए ऐसे बार बार लिखने की जरूरत नहीं, बस जहन में रखिएगा। फैक्ट्री कॉस्ट भी बोलते हैं इसे और अदर और टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट भी कह सकते हैं। कॉमनली वर्ड यूज्ड इज टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। इसमें फिर क्या ऐड होता है? अब ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस अपने क्वेश्चन में अगर देखें तो उसमें है तो नहीं और डेफिनेटली फिर लिखने की भी शायद जरूरत नहीं है, लेकिन मैं जरा लिख के डैश इसलिए लगा रहा हूँ कि जहन में रह रहा। वर्क इन प्रोसेस की रिकैपिटुलेशन मैंने बनाई है, वैसे चलो पूरा ही लिख देता हूँ लेकिन अगर कभी यूज कर लें टाइम बचाने के लिए तो WIP ये जहन में रखिएगा। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस बताना है कितना है? 2,50,000। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस का क्या करूं? ओपनिंग अगर होता तो ऐड होना था, क्लोजिंग अगर है तो लेस हो गया, तो फाइनली आंसर आपका आ गया 1,674,600 इज कॉल्ड एज कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। जी जिन हजरात की कोई मिस्टेक्स हुई हैं बेटा क्लियर हो गया? मिस्टेक्स होना इशू नहीं है, मिस्टेक्स से ही बार बार गलती अगर कभी हो तो इंशाल्लाह याद रहेगी, इंशाल्लाह तो दोबारा रिपीट नहीं होगी। तो मिस्टेक करना इशू नहीं है, मैटर ये करेगा कि आप लोग कोशिश जरूर करें। एनी कंफ्यूजन जी बारा? जी ऑनेस्ट इंटरचेंजेबल वर्ड है, प्रोसेस प्रोग्रेस दोनों बोले जा सकते हैं, लेकिन एक कैपिटल वर्ड का लाया था, अगर वो जहन में आ रहा तो वो और चीज है। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस और चीज है, वर्क इन प्रोसेस कह लें या वर्क इन प्रोग्रेस कह लें उससे इंटरचेंजेबली यूज हो जाता है। जी ओके सर वर्किंग। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपका तो नहीं कोई क्वेश्चन? ये बेटा आ सकता है लेकिन फैक्ट्री मैनेजर वर्ड से लिखा हुआ, फैक्ट्री मैनेजर पूरी फैक्ट्री को लुक आफ्टर कर रहा होता है। फैक्ट्री मैनेजर सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को नहीं देख रहा होता, तो पूरी फैक्ट्री को ओवरऑल लुक आफ्टर करता है, तो वो फैक्ट्री ओवरहेड्स में फिगर आएगी। ये कोई मसला नहीं बेटा, मिस्टेक हो जाती है तो मिस्टेक होना आई होप कोई इशू नहीं है, लेकिन मिस्टेक आइडेंटिफाई तो होगी ना जैन। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स एडमिन एक्सपेंसेस में जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस में। जो चीजें इसमें नहीं आई, वो चार चीजें जो इसमें नहीं, उसका क्या करेंगे? अगर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनानी होती वो फिगर्स फिर वहां आती। हाँ जी, क्रॉस प्रॉफिट के बाद फिर वो फिगर्स जो नहीं आई यहाँ
सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस के हेडिंग में आनी चाहिए। चले बेटा, अब कर क्या रहे थे, हम एक रेट फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे थे, वेटेड एवरेज। उसके लिए हमें वर्किंग वन में कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कैलकुलेट करनी पड़ी है। तो आज आप इस फिगर को उठाएं, अपने फार्मूले में प्लेस करें जहां से आना था, प्लस फिगर होगी 1674600, ठीक है। और कैलकुलेटर्स पकड़े, काइंडली सॉल्व करें जरा। ये काइंडली रेट प्लीज सबको लोग कैलकुलेट कीजिएगा। जी क्या रेट आ रहा है सर? अच्छा बेटा, ये रेट्स में बहुत इशू आना है हमें साथ साथ। रेट्स असल में पॉइंट्स में चले जाते हैं समटाइम्स, तो उसको लिखने का जो तरीका है वो काइंडली मेरे साथ जरा प्लीज फाइनल कीजिएगा। आपका रेट आ रहा है 212.88 के बाद शायद 3 भी शुरू हो गया है, और पूरे कैलकुलेटर की स्क्रीन पे रेट अभी जारी है। लेकिन ये पूरा रेट बेटा हम सच लिख के टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। रेट्स अगर पॉइंट्स में चले जाएं तो फिर उसे राउंड ऑफ करना पड़ता है, और रेट को राउंड ऑफ करने के लिए मैक्सिमम पॉइंट्स के बाद 2 डिजिट्स तक जाके राउंड ऑफ कर लें। यकीनन पहले भी कभी आपने इस तरह राउंडिंग ऑफ की होगी। तो रेट को रुपीस में राउंड ऑफ भी किया तो जा सकता है, लेकिन रेट को पॉइंट्स में ले जाएं, लेकिन पॉइंट्स में मैक्सिमम 2 डिजिट्स पे राउंड ऑफ हमेशा कर लिया करें। याद रहेगा प्लीज, क्या बोला मैंने बता देंगे, उसके मुताबिक रेट बता देंगे। क्या लिखना चाह रहा हूँ, 212.88, ठीक है। अब डेफिनेटली पूरा रेट और भी है, लेकिन राउंड ऑफ करके हमने 212.88 पर यूनिट कैलकुलेट कर लिया। एनी न्यू थिंग, आई थिंक राउंडिंग ऑफ आई होप के पहले भी कभी जिंदगी में की होगी आप लोगों ने, तो मैंने नया तरीका तो नहीं बताया। 213 भी हो तो सकता है बेटा, लेकिन वो जरा ज्यादा राउंड ऑफ हो जाता है। तो रेट अगर हो तो पॉइंट्स में चले जाएं, लेकिन पॉइंट्स में मैक्सिमम कहां तक चले जाएं, 2 डिजिट्स पे राउंड ऑफ कर, ठीक है। अगर कभी रुपीज होंगे, मतलब अभी अब मैं इससे सॉल्व जब करूंगा तो उसकी बेस पे फिर मैं अमाउंट्स रुपीज अगर लिख रहा हूँ फिर वो अमाउंट्स में आ जाए। अगर रेट हो तो रेट को 2 डिजिट्स में लेके 2 डिजिट्स में जाके राउंड ऑफ कर, ये करने को तो सर सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन 212.9 तो ये है ही नहीं। 889 मैं कह रहा हूँ 2 डिजिट्स पे राउंड ऑफ करना। अगर 88 जरा अपना दोबारा आंसर देखें जरा, अगर 88 के बाद कुछ 7 होता तो फिर 89 शायद हो जाना था। ये 88 के बाद शायद 3 है, तो 88 पे ही राउंड ऑफ होगा। अगर 886 हो जाता तो बिल्कुल वैसे ही राउंड ऑफ करना जैसा आपको पता है। आई होप मैं कोई नई बात नहीं कर रहा, लेकिन 2 डिजिट्स में जाकर राउंड ऑफ करना, तो इसलिए मैंने 88 पे मैं रुक गया। अब रेट आ गया तो करना क्या है, मेन चीज ऊपर हेडिंग्स ढूंढे, हम करना क्या चाह रहे थे। हेडिंग क्या है, हेडिंग क्या है, हेडिंग क्या है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी। किस मेथड से कर रहे हैं, अब वेटेड एवरेज में बेटा रेट तो आ गया। अब इस रेट का फाइनली बस क्या करना है, पॉइंट नंबर 4 देखें, 5000 यूनिट्स हैं। तो फाइनली अब हम किस पोजीशन में आ गए हैं, किस पोजीशन में आ गए हैं, क्या फाइंड आउट हो सकता है। 5000 मल्टीप्लाइड बाय दिस रेट, आपके पास वेटेड एवरेज मेथड से 5000 यूनिट्स ऑफ क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट आ जाएगी। तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो गया, 5000 ठीक है सर, मिल गया सबको, कहां से ले रहा हूँ, पॉइंट नंबर 4 क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स ही की अमाउंट हमने फाइंड आउट करनी थी। तो 5000 मल्टीप्लाइड बाय 212.88 इज इक्वल टू, अब ये भी काइंडली सब सॉल्व करें प्लीज इस वक्त, ये थोड़ा थोड़ा राउंडिंग ऑफ इश्यूज में सर सॉल्व करने हैं जरा। क्या आंसर आ रहा है, 1064 400 के अलावा किसी का आ रहा हो आंसर, आ सकता है, बताएंगे तो आप बता देंगे। अगर आपने रेट वो पूरा यूज किया है जो कैलकुलेटर की स्क्रीन पे आ रहा था, उसका 5000 से मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर डिफरेंट आएगा। लेकिन अब मेरी सजेशन ये है कि हम क्लास में वर्किंग करते हुए सब एक ही तरह वर्किंग करें। जब हमने रेट राउंड ऑफ कर लिया है, करके लिख लिया है, तो कैलकुलेटर पे आप 0 दबाएं सारे, और 0 से मतलब दोबारा वर्किंग करें 5000 मल्टीप्लाइड बाय 212.88। जब एक दफा रेट राउंड ऑफ हो जाए तो फिर उसी रेट को बेस बना के कंडी नेक्स्ट वर्किंग करें, मींस दोबारा कैलकुलेशन कर लें 5000 मल्टीप्लाइड बाय 212.88। वो कैलकुलेटर की स्क्रीन पर जो पूरा रेट है अगर वो सारा लेंगे तो थोड़ा सा राउंडिंग ऑफ के रुपीस का डिफरेंस आ जाएगा।
मेरा ख्याल है कि शायद कितना आता आंसर, नहीं 400 की जगह क्या रहा था, 16-17 रुपए का शायद एक डिफरेंस आ जाएगा राउंडिंग ऑफ की वजह से, लेकिन वो इनसिग्निफिकेंट डिफरेंसेस को कैसे खत्म कर लें। रेट अगर आपने राउंड ऑफ कर लिया है तो जिस जगह राउंड ऑफ कर लिया है उसको आप कैलकुलेटर पे दोबारा लिख के मल्टीप्लाइड बाय 5000 करके मुझे आंसर प्लीज बताएं। 1064 जी प्लीज, क्या आंसर आ रहा? 400 है ना जी, क्लियर है प्लीज? तो यकीनन बेटा राउंडिंग ऑफ के डिफरेंसेस आ सकते हैं, लेकिन उससे परेशान नहीं होना था। सब लोगों ने पीआरसी में कुछ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स पढ़े होंगे, पीआरसी तो सब नहीं पढ़ा होगा ना ये। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स में एक कॉन्सेप्ट था मटीरियलिटी का। मटीरियलिटी, जो इनसिग्निफिकेंट चीजें होती हैं उनसे अकाउंटेंट्स टेंशन क्रिएट नहीं करते हैं, सिग्निफिकेंट चीजें गलत नहीं होनी चाहिए। मतलब अब ये फिगर है 10 लाख, ऐसे ही बोलूंगा ना इसे, 10,64,400 रुपीज है। इसमें अगर 17 आ भी जाए तो वो 17 रुपए अगेंस्ट 10 लाख रुपए, तो 10 लाख के कॉन्टेक्स्ट में वो 17 रुपए इनसिग्निफिकेंट है। तो बिजनेसेस के लिए ये छोटे छोटे अगर डिफरेंस आ भी जाए तो वो इमटेरियल होते हैं। कभी वर्ड सुना आपने इमटेरियल? इमटेरियल मींस इनसिग्निफिकेंट। तो इनसिग्निफिकेंट चीजों में बिल्कुल टाइम ऐसे वेस्ट नहीं करना चाहिए, जो मेन चीज है उस पर हमें टाइम लगाना। तो अकाउंटेंट्स इनसिग्निफिकेंट चीजों पर टाइम वेस्ट नहीं करता, किस अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट की वजह से? मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। तो आई होप कि अगर आप चीजें याद रहेंगी। रेट अगर पॉइंट्स में जा रहा हो तो क्या किया करेंगे, कैसे? पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स में जाके राउंड ऑफ कर लें, और जब रेट राउंड ऑफ कर लें तो काइंडली फिर उसी की बेस पे वर्किंग कर लें। आई होप कि क्लियरली याद रहेगा। एनी कंफ्यूजन जी प्लीज? चलें, सेम क्वेश्चन अभी किस मेथड से हुआ, अब इसी क्वेश्चन को फाइफो की तरफ लेके चलना। नेक्स्ट हेडिंग बनाया जरा, वेटेड एवरेज, सॉरी फाइफो। ये साथ है बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स? वंस अगेन फाइंड आउट क्या करना है जी, ऊपर मेन हेडिंग क्या है, बल्कि मैं दोबारा लिख देता हूँ। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ही फाइंड आउट करनी है, लेकिन अब मेथड कौन से की बजाय कौन सा? वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स बाय यूजिंग फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फाइफो। जी हेडिंग लिखी। अब फाइफो में बेटा सोचना कैसे होता है? अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, फिनिश गुड्स है, फाइफो है, तो सोचना क्या है? हमने आइडेंटिफाई अब ये करना है फाइफो में कि स्टॉक कहां से बचा होगा। तो स्टॉक कहां से बचा होगा को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें ज़हन में ये रखना है कि ये प्रिंसिपल ये कहता है कि आइटम्स प्रोड्यूस्ड फर्स्ट विल बी सोल्ड फर्स्ट। तो हाउ टू सॉल्व बाय फाइफो? सारी फिगर्स अवेलेबल हैं। एक फॉर्मेट आपके सामने इसलिए बनाना चाहता हूं कि बाद में आप रिवाइज भी कर लेना। मुझे चंद फिगर्स जरा ढूंढ के बता दें, शायद पिछली वर्किंग में आपको सारी मिलेंगी। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स की जरा क्वांटिटी बताएंगे सर जी? बताएंगे सर? क्वांटिटी मींस यूनिट्स की बात कर रहा हूँ। और इसकी अमाउंट बताएंगे? नहीं बेटा 220 तो पर यूनिट थी, अमाउंट भी आपने सॉल्व की हुई है 8,80,000। ठीक है, वो पर यूनिट भी लिख के मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल ऑलरेडी हो गया हुआ है। तो 4,000 यूनिट्स है, और इन 4,000 यूनिट्स की टोटल अमाउंट 8,80,000 हमने कैलकुलेट की थी बाय मल्टीप्लाइंग 4,000 विद द 2,000 रुपीज पर यूनिट, तो सॉरी 220 रुपीज पर यूनिट। मिल गए फिगर्स? देन उसके बाद आप मुझे नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस ढूंढ देंगे जरा। 8,000 कंसिडरेट करें, आराम से बाद में लिखेगा, इस साथ साथ ना लिखा करें, पहले बात प्लीज समझ लें। 8,000 यूनिट्स फिर फर्दर प्रोड्यूस हुए। ढूंढने अपने पास कहीं इन 8,000 यूनिट्स को बनाने में कॉस्ट कितनी आई है। ढूंढने ढूंढने सोचें क्या उसी की बात हो रही है? 8,000 यूनिट्स को बनाने की कॉस्ट हम कैलकुलेट कर चुके हैं सर, किस स्टेटमेंट में? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर स्टेटमेंट में। सोचें क्या फिगर आई है?
ये मैं सही कह रहा हूँ कि 8000 यूनिट्स को बनाने की ये कॉस्ट है। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड ऑफ हाउ मेनी यूनिट्स, 8000 यूनिट्स बने हैं, तो उन 8000 यूनिट्स को बनाने की ये कॉस्ट अभी हमने वर्किंग वन में कैलकुलेट की है। तो अब दोबारा डेफिनेटली ये वर्किंग लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ फिर दोबारा वर्किंग वन का बस रेफरेंस लिख सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद एक नेक्स्ट थिंग बता दें जरा, क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स कितने हैं? क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स कितने हैं? 5000। इन 5000 यूनिट्स की कॉस्ट कितनी है? इन 5000 यूनिट्स की कॉस्ट कितनी है? वो तो वेटेड एवरेज मेथड से आप बता रहे हैं, वही है, लेकिन इन्हीं 5000 यूनिट्स की अब हमें कॉस्ट किस मेथड से फाइंड आउट करनी है? तो फाइफो से इन्हीं 5000 यूनिट्स की अमाउंट फाइंड आउट करनी है, वो वाली यहाँ नहीं लिख सकते, वो जब अभी थोड़ी देर पहले फाइंड आउट हुई है किस मेथड से हुई है। तो यहाँ ही बेटा ये मैंने 5000 यूनिट्स इसलिए लिखे हैं ताकि आप मुझे यूनिट्स देख के सोल्ड यूनिट्स बता सकें। ये पहले मेरी 4 चीजें जरा देखें, या 3 पहले देख के बताएं, इसमें से मैं सोल्ड यूनिट्स तक पहुंच भी सकता हूँ। मंथ के स्टार्ट में कितने यूनिट्स है? 4000। और कितने बनाए? 12000 टोटल हो गए। कितने रिमेनिंग बचे? 5000 बच गए। तो फिर कितने सेल हो गए होंगे? तो ओपनिंग स्टॉक प्लस यूनिट्स प्रोड्यूस्ड माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड आर 7000। 4000 पड़े थे, 8000 और बने, टोटल 12000 हो गए। तो 12000 में से बचे कितने? 5000। तो कितने यूनिट्स पे सेल हो गए होंगे? तो 7000 यूनिट सोल्ड, ठीक है। तो अब ये जरा फिगर अगर सामने रखी जाए और फाइफो प्रिंसिपल अप्लाई किया जाए, तो अभी इंशाल्लाह आपके सामने 5000 यूनिट्स जो बचे हैं उनकी इंशाल्लाह कॉस्ट आ जाएगी। लेकिन अगर फाइफो से आपने कभी वर्किंग करनी हो तो इसका एक छोटा सा अगर फॉर्मेट बना लिया जाए तो जरा आसानी हो जाती है। कैसे? 7000 यूनिट सोल्ड को आप जहन में रखें और फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल जरा अपने जहन में लाएं जरा। ये 7000 यूनिट जो सेल हुए हैं, इनमें सबसे पहले कौन से यूनिट सेल हुए होंगे? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट अप्लाई हो रहा, तो सबसे पहले तो वो 4000 ओपनिंग वाले सेल हुए होंगे। लेकिन टोटल अगर 7000 सेल हुए हैं तो क्या ओपनिंग के अलावा भी सेल हुए हैं? वो फिर कहां से सेल हुए होंगे? प्रोडक्शन में से सेल हुए होंगे। तो प्रोडक्शन तो 8000 है, तो प्रोडक्शन में से 3000 सेल हुए होंगे और 5000 फिर प्रोडक्शन में से बचे। 7000 यूनिट सोल्ड का क्या ब्रेकअप बन रहा है? सबसे पहले ओपनिंग वाले 4000 सेल हुए होंगे, फिर 4000 और 7000 का डिफरेंस 3000 यूनिट्स और भी सेल हुए हैं, वो फिर प्रोडक्शन में से ही सेल हो सकते हैं। लेकिन प्रोडक्शन के तो यूनिट्स टोटल 8000 थे, तो फिर इसका मतलब 8000 का एक ब्रेकअप हमें मिल गया कि 3000 उसमें से यूनिट्स सेल हो गए होंगे और देयरफॉर 5000 जो स्टॉक में यूनिट्स पड़े वो फिर प्रोडक्शन में से बचे होंगे। बात कुछ क्लियर होगी? अब प्रोडक्शन में से अगर बचे होंगे, हम यहाँ तक पहुंच गए हैं, तो हमें ये पता है कि जो 8000 यूनिट्स है उनकी टोटल कॉस्ट क्या है? 1,674,600 है, ऐसे ही है। तब अगर मैं इसे 8000 से डिवाइड करूं तो पर यूनिट कॉस्ट ऑफ 8000 यूनिट्स आ जाएगी, और उसका फिर फाइनली हम मल्टीप्लाइड बाय 5000 अगर करेंगे तो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट आ जाएगी। एक सेकंड, ये सारी वर्किंग करते हुए अब हम ओपनिंग स्टॉक की अमाउंट और यूनिट्स को कंसिडर नहीं करेंगे। फाइफो में देखना ये होता है कि कहां से स्टॉक बचा, और जहां से फिर स्टॉक बचा वहां से फिर रेट निकाल के अपनी वर्किंग कर लें। वेटेड एवरेज में क्या किया था? वेटेड एवरेज में हमने ये डिस्टिंग्विश नहीं किया कि कहां से यूनिट सेल हुए हैं, कहां से बचे हैं। सिंपली पूरे साल का एक एवरेज रेट निकाला और उस एवरेज रेट की बेस पे वर्किंग कर ली। लेकिन फाइफो में यू हैव टू डिसाइड कि कहां से यूनिट्स बचे हैं, और जहां से फिर बचे होंगे अकॉर्डिंगली वहां से रेट कैलकुलेट कर लेंगे। सबका पता है कि यूनिट्स 8000 में से रिमेनिंग बचे हैं, ठीक है। सही समझ आ गया फाइफो कैसे मैंने अप्लाई किया? तो फाइनली वर्किंग कैसे कर सकता हूँ? 16 ऐसे ही करूंगा ना बेटा, 1674600 डिवाइडेड बाय 8000। एक यहाँ तक पहले रेट कैलकुलेट करवा दें, रेट पर यूनिट। मैंने ये इंटेंशनली आपसे वर्किंग करवाई है रेट की, ताकि जरा मुझे राउंडिंग ऑफ का थोड़ा सा मुझे क्लियर हो जाए आप कैसे करेंगे। वैसे तो डेफिनेटली स्ट्रेट वे शायद मल्टीप्लाई भी आगे किया जा सकता है,
लेकिन जरा रेट भी करवा दें, थोड़ा सा मुझे आइडिया हो जाए कि राउंडिंग ऑफ वाली बहस में हम सेम हो गए कि नहीं। क्या आंसर आ रहा है इसको फाइनली मुझे राउंड ऑफ करके बताएं। तो जरा 9.33 कर दो, तो जरा 9.3325 है, 3 तक जा सकते हैं लेकिन जरूरत नहीं है। 33 पे ओके है सर। अब क्या करूं इस रेट का, 5000 से मल्टीप्लाइड बाय 2.209.33 और फाइनल आंसर आपके सामने आ जाएगा। जी ठीक है, वो आप सॉल्व कर लेंगे प्लीज, मेरा ख्याल है उसको तो इंशाल्लाह आप लिख लेंगे। ये पूरा प्रिंसिपल समझ आ गया मैंने कैसे किया है। डेफिनेटली इंशाल्लाह जब आहिस्ता आहिस्ता बड़े हो जाएंगे आप लोग तो इसके शॉर्टकट्स भी ढूंढ लेंगे, लेकिन फिलहाल ये पूरा प्रॉपर एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, हेडिंग मेरा ख्याल आप लोगों ने लिख ली थी शायद। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको वर्किंग समझ आ गई। जी बेटा आंसर अभी मैं लिख लेता हूँ, आप लोग अपना कंप्लीट करें, आंसर अपना निकालें। जी बेटा सब कुछ पूछ सकता है। मिस्टर अली एग्जामिनर जो जो पूछ सकता है अभी हमें उसका अंदाजा ही नहीं है, तो उसको पूछने दें, इंशाल्लाह हम आंसर सोच लेंगे। तो वो सब कुछ पूछ सकता है। एनी कंफ्यूजन प्लीज। मेरी बातों में कंफ्यूजन नहीं है या भाई के बातों में कंफ्यूजन नहीं, साथ वाली भाई की बातों में। ये सीए में आके जो आपकी एक दूसरे से दोस्ती होती है ना, इसको मेंटेन रखने के लिए पढ़ना अशद जरूरी है। जो लोग लिख चुके हैं वो जरा इस बात को थोड़ा सा गौर से सोचें। सीए में जो दोस्तियां होती हैं इनको मेंटेन रखने के लिए पढ़ाई बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना पीआरसी में हो सकता है अभी से गेम शुरू हो गई हो, बहुत से दोस्त आपके इर्द गिर्द होंगे लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो दोस्त या हम नहीं, अगर दोनों ही ना पढ़े तो वो फिर जहां मर्जी जाए। मैंने तो कहा सी यानी कि दोस्ती बरकरार रखने के लिए डिसीजन ले लें कि दोनों ही ना पढ़े, ये वाइस वर्सा डिसीजन नहीं हो सकता कि दोनों ही पढ़ लें। आसान का नहीं, ना पढ़ना कैसे आसान है, सारा दिन क्या करना आपने। जी बेटा बैलेंस सब कुछ फाइंड आउट किया जा सकता है, लेकिन मेरा ये क्लियर रखें अगर आपने क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है तो क्या मैं कह सकता हूं कि आपने नेक्स्ट पीरियड की ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली है। वो कैसे, अगर क्लोजिंग फाइंड आउट हो गया तो वही नेक्स्ट पीरियड का ओपनिंग हो गया। सॉरी जैन, मेरे ख्याल टेंशन की जरूरत नहीं है। क्या जो ओपनिंग है नेक्स्ट पीरियड का वही पिछले पीरियड का क्लोजिंग है? तो शायद क्लोजिंग वर्ड यूज कर रहा हूँ लेकिन यही क्लोजिंग नेक्स्ट पीरियड क्या बनेगा, ओपनिंग। ठीक है जी सर। जी आंसर फाइनली बताइएगा क्या आया था आप लोगों को। 104 वंस अगेन अगर किसी ने 325 यूज किया होगा, बल्कि आई होप आप तो किसी ने नहीं किया होगा, लेकिन अगर गलती से भी यूज होगा तो थोड़ा सा डिफरेंस जरूर आएगा, लेकिन वो इनसिग्निफिकेंट डिफरेंस है। तो प्लीज फाइनली
रेट जब राउंड ऑफ हो जाए तो इसी राउंडेड रेट की बेस पे कंटी वर्किंग करें, याद रहेगा प्लीज। तो इन चीजों पे एटलीस्ट टाइम वेस्ट नहीं करना। हाँ जी, नेक्स्ट एक पेज दिखाइए, एक और क्वेश्चन। हाँ जी, थर्ड पेज ही है, ठीक है। नेक्स्ट पेज जरा निकालो। नेक्स्ट पेज पे एक एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन की हेडिंग होगी शायद, है ये क्वेश्चन। मैं आपके सामने बस पढ़ूंगा, ये इंडिविजुअली आपने सॉल्व करना है, करेंगे मत? हाँ, जस्ट मेरे साथ पढ़ लें जरा। वैसे तो शायद डाटा सारा तकरीबन वैसा ही है, लेकिन रिक्वायरमेंट में क्या डिफरेंस है, क्या करेंगे, वो थोड़ा मुझे बताना है आपने। पढ़े मैं स्टार्ट से पढ़े पहले। Tuesday Manufacturers Limited produces a single product. The following costs were incurred in the month of June 2019. Month of June 2019 जरा अंडरलाइन कर लो। मंथ ऑफ जून अगर है तो 1 जून वाले दिन के बैलेंसेस ओपनिंग स्टॉक कहलाएंगे, और 30 जून पे जो स्टॉक्स होंगे वो क्लोजिंग कहलाएंगे। वंस अगेन कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड ज़हन में रख के पढ़ते जाएं जरा। डायरेक्ट लेबर, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट मशीनरी, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, factory manager salary, indirect labor, indirect material consumed, raw material purchases, selling cost, other production overheads, other admin overheads. I think nothing new. वही है। Following information is available. Point 1. 1st June 2019, stock of finished goods consisted of 1350 units valued at rupees 1640 per unit, while stock of raw material was 1490,000. क्या मिला? फिनिश गुड्स का और रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक्स का डाटा मिला है। 5200 units of finished goods were produced during the month of June 2019. There was no work in process at the end of the month, whereas work in process at 1st June 2019 was क्या नहीं है, क्या है? अब इस केस में मेरा ख्याल है वो कहता है क्लोजिंग नहीं है, ओपनिंग है, तो डेफिनेटली ओपनिंग ऐड हो जाएगा, और क्लोजिंग अगर नहीं है तो जीरो रहेगा। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ऑन 30 जून, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है 1500 units of finished goods were available in stock as on, हाँ जी, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स के यूनिट्स दे रहा है। देन वो कहता है कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स इज डिटरमिन्ड यूजिंग, अब उसने FIFO कह दिए, तो अब FIFO से ही बस वर्किंग करनी है, लेकिन रिक्वायरमेंट है क्या? कंप्यूट कॉस्ट ऑफ गुड्स फॉर द मंथ ऑफ 2019। हाँ जी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कंप्यूट किए कभी आपने? ये कल शायद लास्ट रिक्वायरमेंट थी क्वेश्चन नंबर 1 की, 1 मिनट देखें जरा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मींस किसे कहते हैं? कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट करने को कह रहा है, जून के महीने की कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट करने को कह रहा है। कैसे होगी ये कैलकुलेट? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस महसूस हो रहा है या ट्रेडिंग है? तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में रख के बताएं कॉस्ट ऑफ सेल्स कैसे कैलकुलेट होगी। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स की अमाउंट लिखेंगे, प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड ढूंढेंगे, माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स की अमाउंट की इस फॉर्मूले से ढूंढेंगे, FIFO से इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट, सॉरी कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगी। करेंगे इंडिविजुअली? बिस्मिल्लाह पढ़े, ये हो जाना है अगर आपने हिम्मत की तो। मैक्सिमम इंडिविजुअली करें, मैं इंशाल्लाह फिर फिगर्स आपके साथ डिस्कस करता हूँ। पहले 15 मिनट लगाएं आप इंडिविजुअली। प्रैक्टिस रिक्वायर्ड होगी सर, तो जितने क्वेश्चंस कर लेंगे उतने ही कम है। तो बिस्मिल्लाह पढ़ें आज एक नए सवाल पे। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स काइंडली आप भी स्टार्ट है।
जी क्वेश्चन कंप्लीट करें।
ये ठीक है जी, ये लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अपना फाइनल आंसर बताइएगा, मींस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। नहीं आप लोग करें भी, अगर किसने कर लिया तो 2 मिनट जरा बाकी को बताइए। जी अमन साहब, फिगर ठीक नहीं है आपकी। नहीं बेटा, ये 9048 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है। 9048 कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वर्किंग अभी एक स्टेप और आता है। ये तला आपकी भी फिगर ठीक नहीं है। अब मिस्टेक बनती नहीं है, जरा कोशिश करें फिगर्स ठीक आए, रीचेक करें जरा, जिन हजरात को बता रहा हूँ आप लोग जरा रीचेक करें फिगर्स। ठीक है। ये क्वेश्चन में डाटा, ये मुझे बताना याद नहीं ना, ये रुपीज इन थाउजेंड्स का पता है आप लोगों को? रुपीज इन थाउजेंड्स, वर्किंग बार रुपीज इन थाउजेंड में करना कंपलसरी तो नहीं है, लेकिन ये पता होना चाहिए सारी थाउजेंड्स में फिगर्स हैं। इनके जो 3 जीरो सब फिगर्स के वो ऊपर कॉमन लिए हुए हैं। आइडिया है इसका? आप लोग किस में करें, थाउजेंड्स में करें या पूरा कर रहे हैं? नहीं, दोनों एक्सेप्टेबल है। अगर पूरे जीरो कोई लगा रहा है तो वो भी ठीक है। जो बच्चे हैं FA1 वाले तो अब बच्चे नहीं रहे, FA1 से जो आगे निकल आए। ठीक है ठीक है, थाउजेंड्स में भी एक्सेप्टेबल है, जैसे करें। 8652 समथिंग आंसर आएगा। तो जिन हजरात के फिगर्स ठीक नहीं है ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आप ठीक करें। 8652 000 का थाउजेंड्स पूरे लगाए थे।
अब लेकिन ये ना हो गया होगा कि कहीं फिगर थाउजेंड्स में ली हो और कहीं पूरी लेनी हो, ये खतरा है मुझे, क्योंकि ये टेबल में तो थाउजेंड्स में डाटा, नीचे शायद रुपीज में, तो या तो सब कुछ थाउजेंड्स में होना चाहिए या फिर सब कुछ 3 जीरोस के साथ होना चाहिए। प्लीज जिन्होंने कर लिया जरा बाकियों को भी टाइम दें, 2-3 मिनट और लगा लेने दें। जो लोग कर रहे हैं उन्हें करने दें, बाकियों को प्लीज डिस्टर्ब नहीं करें, और जो लोग कर रहे हैं प्लीज इंडिविजुअली करें, ऐसे साथ वाले से क्या पूछना है, हो सकता है साथ वाले का गलत हो। फाइफो में बेटा इस तरह रेट नहीं आता, कॉस्ट ऑफ सेल्स में फाइफो, फाइफो में कॉस्ट ऑफ सेल्स का ऐसे आंसर नहीं आता है, वो वेटेड एवरेज में आता है। ऐसे अगर आंसर निकालना है तो उसका और तरीका होता है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। तो उसी तरह करेंगे जिस तरह आपको पता है कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालने का, अभी तक आपको क्या पता है? जी मुझे आपका आंसर्स पहुंच रहे हैं, लेकिन आपके आंसर गलत है मिस्टर एहसन, आपका आंसर गलत है। पर जैसे सब जो आप वर्किंग करें वो एक और तरीका है, लेकिन वो फाइफो में ऐसा नहीं होता। फाइफो में अगर शॉर्टकट वे लगाना हो तो वो और तरीका होता है, वो इंशाल्लाह पर डिस्कस करेंगे। ये मुझे लग रहा है कुछ लोगों ने ये मिस्टेक ये थाउजेंड्स वाली की है, कुछ फिगर्स थाउजेंड्स में ली हुई है, कुछ अदरवाइज ली हुई है। ये अली रज़ा साहब ऐसे ही होता है, लेकिन इस तरह नहीं हो सकता है, जिस तरह आप करें इस तरह नहीं होता, फाइफो में इस तरह नहीं होता। फाइफो में यही काम एक डिफरेंट तरीके से होता है, तो उसकी ना टेंशन लें। जी सभी को कंप्लीट किया है आप लोगों ने? ये फिगर्स जरा लिखवाएं मुझे जरा, कौन कौन रह गया अभी, कौन कौन कर रहा है? स्टार्ट नहीं, मुझे बता दो देना है, सारे कर रहे हैं लेकिन बता भी नहीं रहे। नहीं मतलब हो नहीं रहा है या अब स्टक है? चले फिर आप लोग करते रहे, जिन्होंने किया हुआ आप लोग मुझे चंद एक फिगर्स लिखवा दें। जी ओपनिंग स्टॉक की अमाउंट, कंप्लीट साइलेंस काइंडली, आपस की डिस्कशन अवॉइड करें। 1350 मल्टीप्लाइड बाय 1640 डबल टू 14। अब थाउजेंड्स में मेजोरिटी ने किया हुआ है या रुपीस में किया हुआ है? चले थाउजेंड में खुद मैं अभी किसी दिन दोबारा डिस्कस कर लूंगा, मैं रुपीस में लिख रहा हूँ। प्लस क्या होना है? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की फिर आपने प्लीज वर्किंग को 1 बनाई होगी लगा, माइनस होना था क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ने, उसकी भी कोई आपको वर्किंग करनी पड़नी थी, उसके यूनिट्स हैं लेकिन अमाउंट नहीं है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की तरफ वर्किंग करवा।
जो लोग कर रहे हैं प्लीज अपने करते रहें। ओपनिंग स्टॉक या रॉ मटेरियल चले, बस जस्ट एक सेकेंड। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इज 1490 प्लस परचेजेस 3845,000। अब बेटा ये जो एडिशनल इंफॉर्मेशन से फिगर्स उठाऊंगा ना मैं, फॉलोइंग अदर इंफॉर्मेशन, इसमें रुपीस में डाटा दिया हुआ है। तो अगर आप थाउजेंड्स में आप कर रहे हैं तो फिर आपने डेफिनेटली फिर रुपीस को थाउजेंड्स में कन्वर्ट करना था, मतलब जहाँ पे रुपीस है उनके 3 जीरो फिर आपने खुद इग्नोर करने थे। तो जो हज़रात पीआरसी से आगे आ रहे हैं उनसे खासतौर पर डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। अगर रुपीस में लिखना है तो फिर सारी फिगर रुपीस में होनी चाहिए, और अगर थाउजेंड्स में लिख रहे हैं तो फिर सारी थाउजेंड्स की फिगर्स को एक दफा अपने कॉमन रख के बाकी फिर थाउजेंड्स नहीं लगाने कहीं भी, ठीक है। मैं अगर थाउजेंड्स में नहीं लिख रहा, रुपीस में लिख रहा हूँ, तो फिर मेरे सब में जीरो लगे होंगे। मिस्टेक तो नहीं है ये? वही है, समझ लग रहा है। ये क्लोजिंग स्टॉक 970,000, रॉ मटेरियल कंज्यूम बना हमारा 4365000, डायरेक्ट लेबर 2075,000, प्राइम कॉस्ट अगर सॉल्व किया तो 646,440, फैक्ट्री ओवरहेड्स depreciation on plant machinery 380,000, factory manager salary 247,000, indirect labor 848,000, indirect material भी 345,000, other production overheads 580,000. Sum of these figures is 24 lakh. Total manufacturing cost is 8840,000. ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस 208 ऐड हो जाएगा, और क्लोजिंग नहीं है 9048,000. कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। ये बेटा अगर किसी की मिस्टेक थी तो समझ आ गया। ये मैं जरा फिगर सामने रख देता हूँ, जिनकी अगर कोई मिस्टेक है तो जरा आइडेंटिफाई कर लें। मेजोरिटी का तो वैसे मेरा ख्याल है कि ठीक था, लेकिन अगर किसी की मिस्टेक है, मेरी कोई बात में कंफ्यूजन है तो बता दें। कर लें कंप्लीट? एनी कंफ्यूजन? चले फिर 949048,000 कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ गई। फाइनली एक और वर्किंग करवा दें क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए। अच्छा, इसमें अब फाइफो अप्लाई होना है। मेरी सजेशन यही है कि फिलहाल जो चीज़ें जिस तरह से एक्सप्लेन हो रही हैं आपके सामने मैं रख रहा हूँ, उसको उन्हीं तरीकों से करें। शॉर्टकट्स पॉसिबल ज़रूर हैं, लेकिन फिगर्स को एक्सप्लेन करके लिखें। अभी फिलहाल आप लर्निंग फेज में, रिवाइज जब चीज़ें करें तो एक ही तरीके से होनी चाहिए। मीन्स से जिस तरीके से अभी मैंने फाइफो की वर्किंग करवाई थी, उसी तरीके से होपफुली आप लोगों ने की होगी, ठीक है। शॉर्टकट यकीनन हो सकता है, लेकिन अभी फिगर्स एक्सप्लेन करा था। चलें, आई होप कि आपको ठीक हो गया। 1000 वाला मसला तो बहरहाल पता चल गया ना सबको। ये क्लोजिंग स्टॉक की मैंने फिगर फाइंड आउट करनी है। जरा मुझे डाटा उसी तरह अरेंज करवाएं जिस तरह मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 1 में करवाया था, क्वेश्चन नंबर 2 में, सॉरी। ओपनिंग स्टॉक की क्वांटिटी है
ये बताइए जरा। 1350 और अमाउंट फाइनली हमने निकाली है 2214,000। यूनिट्स प्रोड्यूस पता है 5200 और उसकी बेटा अमाउंट फाइंड आउट हो गई है 9048,000। जो यूनिट्स बनाए हैं उनकी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कहलाती है। फिर क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स बचे हुए हैं 1500 और देयरफॉर फिर सोल्ड यूनिट्स बैलेंसिंग हम निकाल के चेक कर सकते हैं। 1500 यूनिट्स क्लोजिंग स्टॉक है और 5050 ये लॉजिकली समझ आता है ना कि ये सोल्ड यूनिट्स क्यों है। 1350 यूनिट्स हमारे पास ओपनिंग थे, अगर 5200 यूनिट्स और प्रोड्यूस हुए हैं तो इसका मतलब 6550 यूनिट्स टोटल हो गए हैं दोनों को सम करके। 1500 अगर रिमेनिंग रह गए तो बैलेंसिंग फिगर शुड हैव बीन सोल्ड। ठीक है, अब व्हाट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस 5050 से सॉल्व क्यों किया मैंने? नहीं, इस वक्त कॉस्ट ऑफ सेल फाइंड आउट करने के लिए नहीं किया मैंने। 5050 को अब मैं जहन में रखूंगा और FIFO अप्लाई करूंगा। फिलहाल चीजें जरा इजी जरूर है लेकिन अपने जहन में सही सेटिंग करें। FIFO में आपको पता होना चाहिए कि स्टॉक कहां से बचा है। उसका तरीका क्या है? सबसे पहले सोल्ड यूनिट्स पता चले। सोल्ड यूनिट्स आप जहन में रख के डिसीजन लें कहां से सेल हुए हैं। नहीं, सबसे पहले कहां से सेल होंगे? 1350 से सेल हुए होंगे। उसके बाद कैलकुलेटर पकड़े, 5050 माइनस 1350, 3700 और सेल हुए होंगे। कहां से लेकिन हो सकते हैं? प्रोडक्शन में से सेल हो सकते हैं, लेकिन प्रोडक्शन टोटल है कितनी? तो 5200 माइनस 3700, 1500 यूनिट्स फिर कहां से बच के स्टॉक में आए होंगे? तो सेम चीजें रिपीट तो हो रही हैं लेकिन एग्जैक्टली क्लियर रखते हैं। 5050 का ब्रेकअप क्या बन रहा है? ओपनिंग में से 1350 पहले सेल हुए होंगे और प्रोडक्शन में से 3700 सेल हुए होंगे और बैलेंसिंग फिगर प्रोडक्शन में से 1500 स्टॉक में फिर अवेलेबल होनी चाहिए। ऐसे ही है? तो जब स्टॉक पता चल जाए कहां से बचा है तो देन फिर लास्ट स्टेप क्या करेंगे आप? 9048,000 डिवाइडेड बाय 5200, आई थिंक 1740 रेट राउंड ही आ रहा है शायद, तो पर यूनिट रेट है। लास्ट स्टेप बोले क्या करना है? 1500 मल्टीप्लाइड बाय 1740 इज इक्वल टू 2610,000। आप लोगों ने अगर ये वर्किंग एक्सप्लेन नहीं की तो प्लीज मेरी सजेशन है एक्सप्लेन जरूर करें। बाकी ठीक है, कैलकुलेटर्स वगैरह पे वर्किंग हो जाती है लेकिन ये FIFO का सही कॉन्सेप्ट क्लियर रखें। क्लोजिंग यूनिट्स माइनस करके पहले पता चलाएं कि सोल्ड हैं कितने और फिर वो कहां से बिके हैं अकॉर्डिंग टू FIFO प्रिंसिपल। उसको जरा ब्रेकअप करके लिख लें अपने पास। बहरहाल मेरी बात में अगर कोई कंफ्यूजन है जी प्लीज, जब चीजें रिपीट हों तो सही तरह क्लियर होनी चाहिए। सर पेपर में वर्किंग ही के नंबर है, आपका क्या ख्याल है? अगर ऊपर नहीं कैलकुलेटर बेटा, पहली बात तो कैलकुलेटर पे क्या क्या करेंगे और कैसे याद रखेंगे, और नंबर 2 गेम तो अभी शुरू होने तो दें। तो वर्किंग ही के नंबर है, अल्लाह करे बाकी फिगर्स भी आ जाए लेकिन वर्किंग ही अगर हो जाए तो यही बहुत बड़ी बात होगी। आंसर तो बेटा लिखते हुए कोई कैलकुलेशन एरर भी हो सकता है। मतलब फॉर एग्जांपल फिगर को सॉल्व करें को जीरो कम ज्यादा भी हो जाए तो टाइप लिखते हुए भी गलती हो सकती है। तो एग्जामिनर को पता चलना चाहिए कि गलती कोई किसी कॉन्सेप्ट की वजह से है या कैलकुलेशन की वजह से है। वो कैसे पता चलेगा उसे? जब आपकी वर्किंग प्रेजेंट हुई हो। अगर जस्ट कुछ अपने कैलकुलेटर पे किया है, उसी में कैलकुलेशन एरर हो गए और बाद में नजर ही नहीं आ रहा कि आपने किया क्या था, तो ऑब्वियसली फिर तो सिर्फ यही हो सकता है। लेकिन अगर नजर आ जाएगा कि क्या हुआ है तो वहां से फिर पता चल जाएगा कि कैलकुलेशन एरर हुआ है या कोई कंसेप्चुअल एरर है। तो अगर कंसेप्चुअल एरर है उसके नंबर ज्यादा कटेंगे, अगर कोई कैलकुलेशन एरर है तो उसका शायद कोई इतना सिग्निफिकेंट फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो वर्किंग्स प्लीज मेंशन, वर्किंग्स करना कंपलसरी है। ये सब कुछ कर सकते हैं इंशाल्लाह, जब जरूरत पड़ेगी तो बाकी भी करेंगे। ये बेटा जो प्रोडक्शन से बचे हैं तो वही तो क्लोजिंग है। प्रोडक्शन से जो बचे हैं वही क्लोजिंग है। क्लोजिंग फिर कहां से आ गए?
प्रोडक्शन से बचे हैं तो इसीलिए क्लोजिंग है, क्योंकि सेल अभी नहीं हुए। प्रोड्यूस हो गए, सेल नहीं हुए, इसलिए तो क्लोजिंग में। ठीक है, प्लीज क्लियर है? चलिए सॉरी, क्लास पे जरा मुझे सॉल्व करवा दें जरा। जी सर। क्या 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 क्या? जी जी जी, हुक्म हुक्म, रेट निकाला। सॉरी। जी 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 जी। सर जाने देना, मैंने सोल्ड आइटम पे रेट थोड़ी लगाया, मैंने तो क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स पे रेट लगाया। ये 1740 मैंने लगाया किसको है? क्लोजिंग के 1500 पे लगाया सर। 50 से थोड़ी मल्टीप्लाई किया मैंने। 5050 से ये 1740 हरगिज मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। 5050 से अगर रेट लगाना है तो ये वाला नहीं लगेगा, वो वाला लगेगा जो हम बड़े होकर लगाएंगे। नहीं मतलब मैंने इस वक्त ये जो रेट फाइंड आउट किया किस लिए किया? क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट कैलकुलेट करने के। तो क्या क्लोजिंग स्टॉक इन्हीं यूनिट्स में से बचा है जिसका रेट 1740 है? तो बाकी और भी शॉर्टकट्स होते हैं, हम डायरेक्टली सोल्ड यूनिट्स की कॉस्ट भी निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए 1350 का रेट और होगा और 3700 यूनिट्स का रेट और होगा। तो इंशाल्लाह सब कुछ आगे चल के बात करते हैं, लेकिन कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालने का फिलहाल हमें वे क्या पता चला? ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इज इक्वल टू बैलेंसिंग फिगर। बताइएगा जी क्या है? आंसर बताइएगा फाइनल। 865। बात आपकी वैसे ठीक है अगर आप वही कर रहे हैं जो मैं समझाऊं। 8650 या 52 ये सही है फिगर? 8652 वैसे है क्या? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ सेल्स, विच एवर यू वांट टू से। डेफिनेटली कॉस्ट ऑफ सेल्स का मतलब ये जो यूनिट सेल हुए हैं उनकी कॉस्ट ही है। तो यूनिट सेल हुए कितने? 5050 यूनिट्स ही की कॉस्ट है ये। 5050 यूनिट्स की कॉस्ट डायरेक्टली भी निकाली जा सकती है, इंशाल्लाह वही आंसर आएगा। लेकिन अभी शायद थोड़ा सा हम और मेच्योर हो जाए, फिर इंशाल्लाह वो सारे शॉर्टकट्स भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ सेल्स? ओपनिंग स्टॉक प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड माइनस क्लोजिंग स्टॉक। आहिस्ता आहिस्ता मेरा ख्याल बेहतर रहेगा, एकदम शायद मुश्किल हो जाएगा हजम करना। जी सर मिटा देता हूँ सर, लगा लेंगे तो ठीक है बेटा, नहीं लगेंगे मेरा ख्याल है कि शायद आप पीआरसी में लगाते हो, कॉस्ट ऑफ सेल्स की वर्किंग करते लगाते थे। अगर नहीं लगाते तो मैंने मिटा दिए। बता दें पीआरसी में कभी कॉस्ट ऑफ सेल निकाली आप लोगों ने? नहीं मैन्युफैक्चरिंग वाली नहीं निकाली, प्लस परचेजेस साइन लगाते थे या नहीं? और यार अगर लगाते थे तो बता दें, नहीं लगाते तो बता दो। सर लगाते थे सर, तो लगा दो, जरूरत नहीं है आगे प्लस माइनस हो रहा है, ब्रैकेट लगाई हुई तो माइनस हो रहा है। और इंशाल्लाह इस चीज पे ना नंबर मिलेंगे ना कटेंगे। तो जिस तरह आप यूज टू हैं, अगर लगाते हैं साइन तो लगा लें, और अगर नहीं यूज करता है ठीक है। इसके अलावा कोई सीरियस सवाल तो नहीं ना है? नहीं। चलो बेटा इंशाल्लाह ये डिस्कशन कल यहीं से शुरू करेंगे, आपने रिवाइज करके आना है जी कल। ये नया होमवर्क नहीं है, इंशाल्लाह कल से शायद होमवर्क स्टार्ट होंगे। आज कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड के 2 सवाल किए हमने, रिवाइज करके आना कल। ठीक है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? आपका तो नहीं कोई क्वेश्चन रह गया? अल्लाह हाफिज़।